नमस्कार दोस्तों। इस सीरीज़ में हम यूपीएससी के सिलेबस को समझ रहे हैं। हम ये समझ रहे हैं कि यूपीएससी हर साल क्वेश्चंस कहाँ से पूछती है और साथ ही साथ हम ये भी समझ रहे हैं कि हमें पढ़ना क्या है। इस सीरीज़ में अब तक 2 वीडियोज़ आ चुकी हैं, जीएस पेपर फर्स्ट और सेकेंड। अगर आपने नहीं देखा हो तो जाकर देख लीजिए। आज हम बात करेंगे कि थर्ड पेपर में हमें क्या क्या पढ़ना है, कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं। लेकिन जिन दोस्तों के लगातार सवाल आ रहे हैं कि सर मेंस के टॉपिक्स को कब से पढ़ाना शुरू करेंगे, उनको मैं बता दूं कल वीडियो इस पे आएगी। सीरीज़ जो आने वाली है उसकी लिस्ट मैंने बनाई है। ये ज़रूरी होता है, हमें पता होना चाहिए कि हम किधर जा रहे हैं। तो पेपर 1, 2, 3, 4 इनकी एक लिस्ट मैंने बनाई है कि इन पेपर्स में किन किन टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं। कल उस लिस्ट की एक वीडियो आएगी, उसके बाद से पीडीएफ नोट मिलना, वीडियोज़ आना, ये डेली की बात होगी। नोट रोज़ नहीं मिलेगी, मतलब एक बार नोट मिल जाएगी, उसके बाद से कुछ जब नए टॉपिक्स जुड़ेंगे फिर अपडेट करके फिर दे दूँगा। चलिए उस पर हम कल बात करेंगे। फिलहाल ये है कि थर्ड पेपर में हमें देखना है कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बात आप ध्यान रखिएगा, यूपीएससी का जो थर्ड पेपर है, जिसको सामान्य तौर पर लोग ये मान के चलते हैं कि यहाँ से इकोनॉमी के क्वेश्चंस आते हैं, इसमें देखिए सेक्शन बहुत सारे हैं। आपको टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है, बेसिकली आप साइंस एंड टेक कह सकते हैं। आर्थिक विकास से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं तो हमें लगता है कि इकोनॉमी के पेपर है, ऐसा नहीं है। आपको जैव विविधता से प्रश्न मिलेंगे, पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रश्न मिलेंगे। बाकी एक सिक्योरिटी का सेक्शन है, ठीक है, आंतरिक सुरक्षा, वायु सुरक्षा यहाँ से, और आपदा प्रबंधन, ये सारे सेक्शंस हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन उसमें भी यूपीएससी ने बाकायदा आपको टॉपिक्स दिए हैं। चलिए देखते हैं वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं। हाँ, मैं ये बता रहा था, देखिए ध्यान से उतर गया। ये जो पेपर है ना, ये मोटे तौर पे आप कहिए कि ये करंट अफेयर पे आधारित पेपर है। किसी भी साल का, जब से पेपर सिलेबस चेंज हुआ है, आप किसी भी साल का क्वेश्चन पेपर उठाइए, थर्ड पेपर और सेकंड पेपर, आप देखेंगे कि ज़्यादातर क्वेश्चंस करंट अफेयर के हैं। अब आप कह सकते हैं कि अरे भाई ये 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो किताबों में हम पढ़ते हैं, हमने कोचिंग में पढ़ा है, सीधा सीधा एकदम फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन है, पूछ लिया गया। तो मेरा आपसे एक सवाल होगा कि किताबों में तो और भी चीज़ें हैं, इसी को क्यों पूछा गया? आप जब इसका जवाब खोजने जाएंगे तो पता चलेगा कि इससे रिलेटेड बातें चर्चा में थीं, इसलिए सैद्धांतिक बात पूछी गई। ठीक है, तो जो बातें हम पढ़ रहे हैं, सिलेबस में देख रहे हैं, आप देखिए कि इसका अभी कोई अंश, कोई इसका पक्ष चर्चा में था। अगर चर्चा में है तो वो इम्पॉर्टेंट है। लिस्ट जो मैंने बनाई है वहाँ आप देखेंगे कि कैसे मैंने सेलेक्ट किया है चीज़ों को। पहला टॉपिक देखिए, हिंदी में थोड़ा सा टेढ़ा सा ट्रांसलेशन है, इंग्लिश में मैं पढ़ दे रहा हूँ। इंडियन इकोनॉमी एंड इशूज़ रिलेटिंग टू, किससे? प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास, रोजगार से संबंधित विषय। समझ में आया? मैं थोड़ा सिंपल कर देता हूँ। भारतीय अर्थव्यवस्था में ओवरऑल आपको एक मोटी मोटी समझ होनी चाहिए कि हम किस तरह की इकोनॉमी है। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हम सीधे प्राथमिक क्षेत्र से डायरेक्ट सेवा क्षेत्र में आ गए हैं, उद्योग तो उतना विकसित हुआ नहीं। तो ये भारतीय इकोनॉमी की जो है विशेषताओं में से एक है। ठीक है, तो इसकी समझ आपको होनी चाहिए, बेसिक समझ होनी चाहिए। यहाँ से कम क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन जो योजनाएं हम बनाते हैं, संसाधनों को जुटाने के लिए जो हम काम कर रहे हैं, जो इसके लिए सरकार की जो नीतियाँ हैं, प्रगति और विकास से संबंधित जो इश्यूज़ निकल के आते हैं कि विकास कैसे होगा, रोजगार से संबंधित बहुत सारे मामले हैं, रोजगार के लिए सरकार क्या कर रही है, क्या समस्या है, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आप मान के चलिए रोजगार जो है इस बार के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे देखिए, अगला जो टॉपिक है वो सीधा सीधा कह रहा है कि समावेशी विकास और इससे उत्पन्न विषय। समावेशी विकास का कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होगा, तब समझ पाएंगे कि इससे कौन कौन से इश्यूज़ निकल के आते हैं। सबको एक साथ लेकर के चलने वाली बात है समावेशी विकास। ठीक है, तो ये है। इसके अलावा सरकारी बजट ये लिख दिया गया है, इससे क्वेश्चन खूब आते हैं, अक्सर क्वेश्चंस आते हैं। और इससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं 2 तरह के होते हैं। एक तो जो बजट है, बजट की जो प्रक्रिया है उसे आप समझ ले, वहाँ से कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस बजट में किसी खास साल में कोई योजना, कोई नीति, इनकी घोषणा की जाती है तो वहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, तो ये जब भी बजट आता है आप देखें कि मोटा मोटा एक आइडिया लगा लें और उसमें कोई बड़ी योजना है, कोई नीति लेके आई है सरकार, तो उस पर ध्यान दें। जैसे इस साल जो योजना आई है, जो बजट आया था, उसमें एक योजना गति शक्ति शायद इसी में था, जहाँ भी हो, लेकिन इस टॉपिक को हमने शामिल किया, इंपॉर्टेंट है। तो योजनाएं जो आती हैं, सरकार की जो नीतियाँ आती हैं बजट में, उन पर हमें ध्यान देना होता है। आगे देखिए,
अगला टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है और यहाँ से खूब क्वेश्चंस आते हैं। मुख्य फसलें। अब देखिए इसमें क्या है, देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न। इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा समझ लीजिए। हमारे देश में इतने कई तरह की जलवायु दशाएं हैं, कंडीशंस हैं अलग अलग जगहों पे। कहीं गर्मी ज़्यादा है, कहीं ठंडी है, कहीं सूखा है, कहीं आर्द्र भूमि है, इस तरह से। तो फसलों का पैटर्न भी अलग अलग है और इसे ही आपको समझना है। सिंचाई कितने तरह की होती है इसे समझना है। स्टैटिक टाइप का है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और सिंचाई प्रणाली, इसे भी आप समझिए, क्योंकि हमारे यहाँ मोटे तौर पे आप देखेंगे तो वर्षा पे आधारित खेती होती है। इसका आंकड़ा आपके पास होना चाहिए कि कितने परसेंट जो भूमि है वो वर्षा पे आधारित है खेती के लिए और कितने परसेंट में सिंचाई होती है। तो सिंचाई का महत्व बहुत ज़्यादा है। अभी हम सिंचाई से बहुत कम फसलें उगाते हैं, ज़्यादातर मानसून पर निर्भर हैं। अभी हमारे यहाँ देखिए ज़्यादातर जो खेती का पैटर्न है वो मानसून के आने और जाने से संबंधित है, ठीक है। तो ये आपको समझना होगा, ये प्रणाली। कृषि उत्पाद का भंडारण, जो कृषि उत्पाद हुआ, चाहे धान है, गेहूं है, कुछ भी, उसका भंडारण आप करें, परिवहन करें और विपणन करें, मार्केटिंग करें उसका। ये समझना बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है अक्सर एक बड़ी दुखद घटना आप देखते हैं, हर साल ये होता है, कभी टमाटर को लेके, कभी आलू को लेके, कभी प्याज को लेके, कि किसानों ने मजबूरी में उसे फेंक दिया, उसे रास्ते पर कहीं फेंक दिया, या फिर फसल खड़ी थी उसमें ट्रैक्टर चला दिए। ये क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हमारे पास भंडारण, परिवहन और विपणन की सुविधा ठीक ठाक नहीं है और इसी वजह से किसानों को सही दाम नहीं मिल पाता। कोई इस तरह का सिस्टम बढ़िया से अभी बना नहीं है। तो ये समस्या है, ज्वलंत मुद्दा है, इसे समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या बाधाएं हैं इसमें, ये सारी चीज़ें हमसे उम्मीद की जाती है कि हम करें, सीखें, और मतलब कहने का मतलब ये कि समझें इसे, ताकि जब आप प्रशासन में जाएं तो इसका उपाय निकाल सकें। आगे इनसे संबंधित विषय क्या हैं और इसमें बाधाएं क्या क्या हैं, वो सारी चीज़ें आप समझेंगे, ये जो बातें हम कर रहे हैं। और किसानों की सहायता के लिए जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, इसे भी समझना पड़ेगा कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आपके सिलेबस में है, इसे आपको पढ़ना है। आगे देखिए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि सहायता। सरकार कितने तरह से किसानों की सहायता कर रही है, ये टॉपिक हर साल इम्पॉर्टेंट रहता है, किसी न किसी हिस्से से क्वेश्चन आ जाता है, इस बार तो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कभी कभी सरकार डायरेक्ट किसानों की सहायता करती है, जैसे कि एक योजना है जिसमें 6,000 रुपये सालाना मिलते हैं किसानों को, ये डायरेक्ट सहायता है, खाते में मिल जाता है। और अप्रत्यक्ष सहायता भी होता है, ठीक है। किसी योजना में मान लीजिए जैसे सब्सिडी ही है, ठीक है, ये एक तरह का अप्रत्यक्ष सहायता हो गई, ठीक। तो ये चीज़ें हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य को आपको समझना होगा और इससे संबंधित क्या क्या विषय हैं, इसे समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे देखिए, जन वितरण प्रणाली, इसे आप एक तरह से समझ लें कि जब आप प्रशासन में जाएंगे तो इससे आपको खास लेना देना होगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ग्राउंड लेवल पे, गांव के लेवल पे यह एक बहुत बड़ी समस्या है। समस्या नहीं मतलब ये काम की चीज़ है, ये कल्याण के लिए है, लेकिन समस्या ये है कि इसका सही इस्तेमाल हम नहीं कर पा रहे हैं, इससे लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये क्या है, जन वितरण प्रणाली क्या है, बेसिकली इसका उद्देश्य क्या है, ये काम कैसे करता है, इसकी सीमाएं क्या हैं और इसमें सुधार क्या करना है, बस इतना तैयार कर लीजिए, काम हो जाएगा, ठीक है। आप अपनी तरफ से भी सोचिए कि अगर जन वितरण प्रणाली को और बेहतर करना हो तो क्या किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें हैं। बफर स्टॉक क्या है, बफर स्टॉक खाद्य सुरक्षा संबंधित विषय, खाद्य सुरक्षा से संबंधित विषय अलग अलग जगहों पे पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। प्रौद्योगिकी मिशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। पशुपालन से संबंधित अर्थशास्त्र, पशुपालन से संबंधित क्वेश्चंस भी आते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, इतना आपके दिमाग में होना चाहिए। अब देखिए, ये टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि किसी किताब में, खास किताब में ये बातें लिखी हैं? ऐसा नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि किताबों के पीछे मत भागिए। मुझसे बार बार पूछा जाता है कि सर कोई किताबों की लिस्ट बता दीजिए। किताबों की लिस्ट बता भी दूंगा तो उससे आपको कोई ख़ास फ़ायदा होगा नहीं। और सही मायने में ज़्यादातर लोगों को पता होता है कि इकॉनमी के लिए क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी के लिए क्या पढ़ना है, पॉलिटी के लिए क्या पढ़ना है, फिर भी देख रहे होते हैं वीडियोज़, उससे कुछ नहीं होता। किताबों से कुछ नहीं होगा। ये जो टॉपिक्स है ना, किसी खास किताब में ऐसा नहीं है कि दे दिया गया है। आपको खोजना पड़ेगा कि ये जन वितरण प्रणाली किस किताब में सबसे बढ़िया लिखी गई है। हो सकता है कि किताब में ना मिले, यूट्यूब पे मिल जाए या फिर गूगल पे मिल जाए, तो वहाँ से आप तैयार करिए, वहाँ से नोट बना लीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है ये है भारत में खाद्य प्रसंस्करण और संबंधित उद्योग। खाद्य प्रसंस्करण अभी
इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। और कारण बता दूं, जनसंख्या हमारी देखिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या होने वाली है बहुत जल्दी। तो ऐसे में हमारे यहाँ खाद्य का उत्पादन तो ठीक ठाक होता है, लेकिन बर्बादी भी बहुत ज़्यादा होती है और इसकी वजह से इकोनॉमी को भी नुकसान होता है और पोषण सुरक्षा में भी दिक्कत होती है। अगर हम खाद्य प्रसंस्करण को अपनाएं तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत ज़्यादा लाभ हो सकता है हर तरह से, मानव संसाधन के दृष्टिकोण से भी, इकोनॉमी के दृष्टिकोण से भी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को आपको समझना होगा। इससे संबंधित कई सारे उद्योग होते हैं, उनको भी समझना है। इनके कार्य क्षेत्र, महत्व, स्थान और ऊपर और नीचे की अपेक्षाएं, इसका मतलब ये है, सीधी सी चीज़ है। जैसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है, कोई भी इंडस्ट्री कैसे चलती है, आउटपुट, इनपुट, इस तरह की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक, और आपूर्ति श्रृंखला का प्रबंधन आप कैसे करते हैं। किसी भी चीज़ का उत्पादन होता है, किसी भी चीज़ का, तो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि गेहूँ किसान ने उगाया, अब गेहूँ से ब्रेड बने, ब्रेड से, या फिर गेहूँ से आटा बने, आटा से कुछ और बने। ये जो श्रृंखला है, आपूर्ति की श्रृंखला, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, दूसरी जगह से तीसरी जगह जा रही है। इसका जितना बढ़िया प्रबंधन होगा, उतनी चीज़ें, इकोनॉमी की चाहे चीज़ हो, चाहे पैसे की बात हो, रोज़गार की बात हो, हर चीज़ अच्छे से चलेगी। तो ये समझना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये इसमें सिंपल सी बात है, भारत में भूमि सुधार। अब भूमि सुधार तो सीधा सीधा टॉपिक है कि भारत में भूमि सुधार के बारे में आप पढ़िए। अब भारत में जब से आज़ादी हुई तब से लेकर अब तक क्या क्या किया गया है, एक छोटा सा आइडिया होना चाहिए, लेकिन असली फोकस इस पर होना चाहिए कि अभी वर्तमान में क्या समस्या है भूमि की और किस तरह के सुधारों की ज़रूरत है वर्तमान में। क्या सरकार ने कोई योजना इस पर लाई है अभी हाल फिलहाल में? इसे आप देखेंगे, ये टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा। आगे अगला टॉपिक है उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा औद्योगिक विकास पर इसका प्रभाव। असली केंद्र जो है ये है उदारीकरण। 90s के दशक में हमारी इकॉनमी पूरी तरह से बदल गई, मतलब नेचर में। इसके पहले हम अलग तरह से अपना काम करते थे, एक तरह से बंद इकॉनमी जैसे आप कह सकते हैं। ज़्यादा आयात निर्यात नहीं होता था, बहुत सारी चीज़ें थी, सरकार का नियंत्रण बहुत ज़्यादा था, जो भी कंपनियां हैं, अर्थव्यवस्था है इस पर। लेकिन उदारीकरण जब आया तो उदारीकरण का मतलब ये होता है कि हमने थोड़ा सा उदार रुख अपनाया, सरकार ने उदार रुख अपनाया, काफ़ी चीज़ें आसान की गई, उद्योग लगना आसान हुआ, उद्योग को बंद करना आसान हुआ, बाहर से पैसा आना, एफडीआई आना, ये सारी चीज़ें आसान हुई। तो उसका क्या प्रभाव पड़ा है अर्थव्यवस्था पर, और औद्योगिक नीति में कौन कौन से बदलाव किए गए, ठीक है, और औद्योगिक विकास पर इन बदलावों का क्या असर हुआ है, इसे एक बार आप समझ लेंगे, ये टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। ये इकोनॉमी के टॉपिक सभी हम देख रहे हैं। बुनियादी ढांचा। अब बुनियादी ढांचे में हमें क्या देखना है, एक है ऊर्जा। इस साल यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अभी कोयले की संकट हुई थी, बिजली का संकट तो कई सालों से चर्चा में है। ठीक है, तो ये बुनियादी ढांचे से संबंधित टॉपिक्स हैं। ऊर्जा से रिलेटेड कुछ कोई टॉपिक चर्चा में आ सकता है, बंदरगाहों से संबंधित कोई बात हो सकती है, सड़क से संबंधित, विमानपत्तन, रेलवे, इनसे रिलेटेड जो भी चर्चा में है ज़्यादा, वहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा होती है। मैं अभी से बता दे रहा हूँ कि इस बार मेंस में ये जो टॉपिक्स हैं ना, इनमें सबसे ज़्यादा अगर इम्पॉर्टेंट है तो ये है ऊर्जा। उसके बाद कोई इम्पॉर्टेंट है तो सड़क और रेलवे, ये दोनों साथ साथ में एक दूसरे के सहायक, प्रतिस्पर्धी, इस रूप में पूछा जाता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। बाद में विमानपत्तन थोड़ा सा आप देख सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनर्जी। अब एनर्जी को हम किस रूप में तैयार करेंगे ये मैं आपको बताऊँगा टॉपिक में। ठीक है ना, आगे चलते हैं। निवेश मॉडल कितने तरह के होते हैं, इस पर क्वेश्चन पहले शुरू में खूब आए, क्योंकि उस समय 2013 के आसपास एफडीआई और ये बाकी चीज़ें खूब चर्चा में थी। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं कि निवेश के मॉडल कितने तरह के हैं और उनकी क्या समस्याएं हैं। सरकार कई तरह के मॉडल लेके आते हैं। जैसे सिंपल सी चीज़ है, अब रोड ही बन रहा है, कोई हाईवे बन रहा है, उसमें भी आप देखेंगे कि सरकार की हिस्सेदारी है, प्राइवेट सेक्टर की भी हिस्सेदारी है। तो किस मॉडल के तहत ये काम हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको समझनी होती है इसमें। ठीक है, विदेशों से भी निवेश हो रहा है, वो किस मॉडल के तहत आ रहा है। आगे देखिए, साइंस के टॉपिक्स एक बार देख लेते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इसमें क्या है, विकास एवं अनुप्रयोग और रोज़मर्रा के जीवन पर इनका प्रभाव। सिंपल सा टॉपिक है। आप उसी टेक्नोलॉजी को पढ़ेंगे फ़िलहाल जिसका असर हमारे जीवन पर होता है। जैसे फ़िलहाल कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में यूपीएससी ने प्रीलिम्स में भी पूछा है कई बार नहीं 2 बार मेरे ख्याल से, एक बार सीधे एक बार ऑप्शन में देके, और यहाँ से मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है। क्या है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, अभी हम पढ़ेंगे, हो सकता है कि टॉपिक्स में मैं शामिल करूँ, शायद है शामिल है। तो ये है,
और प्री के लिए भी मैंने पढ़ा था। एक सिंपल से एग्जांपल दे दूं, जैसे मान लीजिए कि आप कार में बैठे हैं और आपको ध्यान आया कि लाइट्स बंद नहीं है घर के। आपने अपने मोबाइल में या कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपके पास है, रिलेटेड है वो इंटरनेट से, आपने उसको दबाया, ऑन किया, ऑफ किया, जो भी किया, कंट्रोल हो जाएगा। आपने फ्रिज अपने हिसाब से बंद कर दिया, ठीक है। तो ढेर सारी चीज़ें इंटरनेट से रिलेटेड हो जाएंगी हमारे रोज़मर्रा की, तो हम कहीं भी रहेंगे वहाँ से उनको कंट्रोल कर सकते हैं। यह है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो हमारे जीवन पर फ़िलहाल किस टेक्नोलॉजी का असर हो रहा है और किसकी चर्चा ज़्यादा है, उसे पढ़िए। अदरवाइज़ तो अब तक मानव सभ्यता में जो भी साइंस का विकास हुआ है, अब तक जो कुछ भी हुआ है, सबका असर दिख रहा है। क्या ग्रेविटी के बारे में बहुत पहले पढ़ लिए थे तो अब उसका असर नहीं है। लेकिन टॉपिक इसलिए शामिल किया गया है कि आप उन टॉपिक्स को पढ़ें जो अभी फ़िलहाल चर्चा में है, ज्वलंत मुद्दे के रूप में। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इंटरेस्टिंग है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीयों की क्या उपलब्धियां हैं, हमने क्या किया है इसमें। देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास, यानी कि हमारे यहाँ भारत में किस टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है और नई नई तकनीकों का विकास जो दुनिया में हो रहा है, इनके बारे में आप पढ़िए। इनके बारे में पढ़ने का मतलब ये है कि आप बेसिक समझ गए कि ये क्या है। जैसे 5G टेक्नोलॉजी क्या है, क्रिप्टो करेंसी किस पे आधारित है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, लेकिन उससे 2 कदम आगे बढ़िए। एक कदम पे ये मिलेगा कि इसके फ़ायदे क्या हैं, दूसरे कदम पे ये मिलेगा कि इसके प्रभाव क्या हो सकते हैं, नुकसान क्या हो सकते हैं। और अगर छलांग मारना है तो एक कदम और छलांग मारिए कि इसको कैसे बैलेंस किया जाए, यानी कि आगे किस दिशा में हमें जाना चाहिए। जब हमें पता है कि ये फ़ायदा है, ये नुकसान है, तो किधर जाए, ठीक है ना। तो इस नज़रिए से आप तैयार करेंगे, काम हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग साइंस की किताब खरीद के बैठे हैं, मोटी मोटी किताबें हैं। बेसिक पढ़ने के लिए ठीक है, लेकिन बेसिक भी उसका ही बेसिक पढ़िए जिसको पढ़ने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है जी। पता नहीं क्यों इतना परेशान होते हैं लोग, जब साफ साफ दिख रहा है कि साइंस का जो क्वेश्चन आया है, चाहे आप 2021 में जाइए, 20 में जाइए, 19 में, 18 में, कहीं भी, जब से सिलेबस चेंज हुआ है, जो साइंस का क्वेश्चन आया है वो सीधा सीधा दिख रहा है, करंट पे आधारित है। तो मोटी मोटी किताबें लेके क्या फ़ायदा। आप उस टॉपिक को पढ़ने के लिए बेसिक पढ़िए, किताबों से पढ़िए, अच्छी बात है, लेकिन पूरी किताब पढ़ने की कतई ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है 13वां टॉपिक, सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अंतरिक्ष से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं, कंप्यूटर से भी संबंधित कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं, लेकिन यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। जैसे रोबोटिक्स तो है ही, नैनो टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, ये 2 ऐसी प्रौद्योगिकियाँ हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं, जहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, ठीक है। इन्हें आप अच्छे से समझें, और समझने में वही बातें, एक बार बेसिक, बाकी इनका क्या प्रभाव है और क्या क्या हमें सावधानियां रखनी है इनका इस्तेमाल करते समय, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। और बौद्धिक अधिकारों से संबंधित, बौद्धिक संपदा अधिकार जो होते हैं उनसे संबंधित विषय और उस विषय में जागरूकता, ये आपको पता होना चाहिए। इससे भी शुरू में काफ़ी प्रश्न आ रहे थे, अभी कम आते हैं, ठीक है। तो बौद्धिक संपदा अधिकार क्या होता है, हालांकि आ सकते हैं। कोरोना की वैक्सीन जब बन रही थी तो इस पे काफ़ी चर्चाएं हो रही थी, सरकार इस पे नीतियां भी लेके आ रही है बौद्धिक संपदा अधिकारों से, तो हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाए। अभी डिस्कस करते करते मुझे ध्यान आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि मुझे इसे लिस्ट में शामिल करना चाहिए। आगे अगला टॉपिक है इन्वायरमेंट से संबंधित, संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, और उसके बाद से एक ये है, ठीक है। अब पर्यावरण का संरक्षण हमें कैसे करना है ये समझना इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण का प्रदूषण कैसे हो रहा है, इसका क्या उपाय है, इसके क्या कारण है। क्षरण कैसे हो रहा है, डिग्रेडेशन, इस पे हमें समझना है और इसका उपाय निकालना है। एक अलग टॉपिक है पर्यावरण प्रभाव आकलन। इस पे जब सरकार ने अभी 1-2 साल पहले नियम बनाए थे, पुराने नियम में संशोधन किया था, तो बहुत चर्चा में था और इस पे क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। और वैसे भी अगर ये इम्पोर्टेंट नहीं भी है तभी एक बार आपको ये समझ लेना चाहिए कि पर्यावरण प्रभाव आकलन क्या है। एक लाइन में बताऊं तो सीधी सी बात यह है कि हम कोई भी काम करने जा रहे हैं, जैसे इंडस्ट्री लगाने जा रहे हैं, तो लगाने से पहले एक बार हम विचार करें, सोचें कि इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो हमें रोक देना चाहिए, और अगर हमें लगता है कि इसको थोड़ा सा घुमा के ऐसे कर देंगे तो कम प्रभाव पड़ेगा या सब ठीक रहेगा, तो कर सकते हैं। तो यही है, इसके बारे में थोड़ा और पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं, आपदा और आपदा प्रबंधन। ये इंटरेस्टिंग है, ये भी पूरी तरह से करंट पे आधारित होता है। इस भ्रम में मत रहिएगा कि आपदा प्रबंधन पे कोई किताब पढ़ लेंगे और हो जाएगा। हाँ, किताबों में ये सारी चीज़ें हैं, इस पे जो भी प्रश्न आते हैं ना वो देखने में लगते हैं स्टैटिक टाइप के, लेकिन जिस साल यूपीएससी ने बाढ़ पे क्वेश्चन पूछा, किताब देख के नहीं पूछा, कहीं ना कहीं बाढ़ आई थी। भूस्खलन पे क्वेश्चन पूछा, इसका मतलब है कि भूस्खलन हुआ है,
चक्रवात पे क्वेश्चन आया है मतलब चक्रवात आया था। तो आपदाएं बहुत सारी हैं, यूपीएससी कहीं से भी नहीं पूछ लेती। जो करंट में जो चर्चा में है पिछले 1-1.5 सालों में, वहाँ से क्वेश्चन आता है। हर साल एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, कभी कभी 3-3 प्रश्न आए हैं यहाँ से, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। विकास और फैलते उग्रवाद के बीच संबंध, ये सिक्योरिटी की बात है कि एक तरफ उग्रवाद फैले और दूसरी तरफ विकास की बात हो, तो इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, क्या एक दूसरे को प्रभावित करते हैं? अगर विकास नहीं होता है, इंटरेस्टिंग है, इसको मैं कभी समझाऊंगा भी अच्छे से। अगर हम नीचे ही गिरते जा रहे हैं विकास के मामले में, तो लोगों में क्या होगा, गरीबी होगी, असंतोष होगा और इससे उग्रवाद पैदा हो सकता है। ठीक है, नक्सलवाड़ी की कहानी आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि अत्याचार हो रहा था किसानों पर और आय वगैरह नहीं थी, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें थी, तो वहाँ से शुरुआत हो गई थी। अभी वो कुछ और ही रूप ले चुका है। तो ये है इनके बीच में कैसा रिलेशन है। और जब उग्रवाद फैल जाता है तो विकास जब हम करेंगे तो इसमें यह बाधक हो जाता है। अब इसको उल्टा कर दीजिए कि जब विकास होगा तो उग्रवाद कम होगा, ठीक है, और उसके बाद से ये उग्रवाद जब कम होगा तो विकास और होगा। तो ये सारी चीज़ें हमको समझना है, इसे बस 2-3 लाइन में नहीं काम चलेगा, मैंने उसे बेसिक थोड़ा सा बता दिया। आगे, आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाले शासन विरोधी तत्वों की भूमिका। अब देखिए, आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा, 2 तरह की सुरक्षा होती है। एक आंतरिक सुरक्षा का मतलब है कि देश के अंदर ही कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, जैसे अभी हमने उग्रवाद, नक्सलवाद की बात की। ये देश के अंदर ही ऐसे तत्व हैं जो कि सुरक्षा को खतरा है। बहुत सारे पुलिस वाले शहीद हो जाते हैं और भी समस्याएं होती हैं, दंगे भी हो जाते हैं, ये भी आंतरिक सुरक्षा का एक मामला है। तो इसके लिए कौन कौन से तत्व जिम्मेदार हैं, उनकी क्या भूमिका है, ठीक है, दंगे अगर हो रहे हैं तो इसमें कौन से तत्व जिम्मेदार हैं, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। शासन विरोधी तत्व जो होते हैं, ठीक है, जो सरकार में विश्वास नहीं करते, सरकार को उनका मानना है कि सरकार जो है लोगों के हित के बारे में नहीं सोचती। तो ये सारी चीज़ें जो है समझना, इनमें कौन कौन से तत्व इन्वॉल्व हैं, उनके क्या कारण हैं, उन्होंने क्या डिमांड्स रखी हैं, ये सारी चीज़ें आपको एक बेसिक लेवल पे समझ लेना चाहिए, ताकि इससे संबंधित कोई इशू बने तो वहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी पूछे, आप आसानी से उसका आंसर दे सकें। ठीक है, आगे चलिए। ये देखिए, ये भी बढ़िया है। संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती। संचार नेटवर्क का माध्यम सिंपल सा, जैसे मान लीजिए आप फ़ोन में क्या क्या यूज़ करते हैं, मैसेज के लिए कोई आप ऐप यूज़ करें, मान लीजिए यूट्यूब ही है, ये भी संचार का एक माध्यम है। फ़ोन एक संचार का माध्यम है, इंटरनेट संचार का माध्यम है। तो इससे कौन सी चुनौती होती है सुरक्षा को, आप थोड़ा बहुत केस भी कर सकते हैं। और आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका। ये सोशल मीडिया की बात हो रही है, सामाजिक नेटवर्किंग साइट मतलब ट्विटर, व्हाट्सएप, ये सब, इनकी क्या भूमिका है आंतरिक सुरक्षा में। क्योंकि अगर मीडिया, अभी देखिए मीडिया में आरोप ये लगाए जाते हैं और कहीं न कहीं विचार करने लायक भी है कि मीडिया अगर अच्छे से अपना काम करे तो समाज में काफ़ी शांति समृद्धि आएगी। कभी कभी मीडिया की कुछ करतूतों की वजह से अशांति भी फैल जाती है और लोगों में विद्वेष की भावना, मतलब एक दूसरे के प्रति नफ़रत की भावना भी फैलने लगती है। ये चीज़ें, इनकी क्या भूमिका है। और मीडिया ही बहुत कभी कभी अच्छा भी काम करती है, लोगों को जागरूक करने में, लोगों को सही रास्ते पे लाने में, सरकार को आईना दिखाने में। तो इनकी क्या भूमिका है, इस पे हमको बात करनी है। सोशल मीडिया का क्या रोल है, इसे हमें समझना है। और साइबर सुरक्षा की कुछ बुनियादी बातें हमें समझनी होगी। साइबर सुरक्षा अगर ठीक है तो बाकी चीज़ें हम देख सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। कई बार साइबर सुरक्षा कमज़ोर होने की वजह से हम कई सारी दिक्कतों का सामना करते हैं, तो इसे समझना होगा। धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग की बात हो रही है। मनी लॉन्ड्रिंग और इसे रोकना, ये क्या है, इसका क्या असर होता है, इसे आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको हिंदी समझने में दिक्कत होती है तो नीचे इंग्लिश लिखा हुआ है, आप इसे भी पढ़ सकते हैं। आगे, सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियाँ और उनका प्रबंधन। सीमावर्ती क्षेत्रों में क्या दिक्कतें हैं, पाकिस्तान की तरफ जाइए, चाइना की तरफ जाइए, यहाँ ज़्यादा दिक्कत है। फ़िलहाल यहाँ पे जो बांग्लादेश है उससे जो हमारी सीमा लगी है, तो जो प्रवासी आते जाते हैं उनसे संबंधित इश्यूज़ उठते रहते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सी सुरक्षा चुनौतियाँ हैं, उनका प्रबंधन कैसे किया जा रहा है। संगठित अपराध और आतंकवाद, इनके बीच में क्या संबंध है, ये आपको समझना पड़ेगा। संगठित अपराध, असंगठित अपराध का ये है कि कहीं भी ऐसे ही मतलब हो गया, किसी ने अपराध कर दिया, लेकिन कुछ क्राइम ऐसे हैं जो ऑर्गेनाइज्ड हैं। जैसे एक सबसे भयंकर रूप में एक क्राइम है कि मानव तस्करी होती है।
बाकायदा इसका इंटरनेशनल मार्केट है कि छोटे बच्चों को किडनैप करके या ख़रीद के एक देश से दूसरे देश में लेके जाया जाता है। अब उनसे क्या करवाया जा रहा है, हो सकता है कि वो वेश्यावृत्ति के उस धंधे में डाल दिए जाते हैं या फिर उनसे कोई ड्रग्स का कुछ करवाया जाता है, कौन जानता है। तो ये एक संगठित अपराध है, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग भी एक तरह का संगठित अपराध है, बाकायदा नेटवर्क बना हुआ है, पूरा सिस्टम बना हुआ है, वैसे चल रहा है। तो इसे समझना है और इसके बीच में आतंकवाद का क्या लेना देना है, इनसे क्या संबंध है, इसे आप समझिए। क्योंकि ये चाहे भारत की बात हो चाहे दुनिया की बात हो, हर तरह से सुरक्षा के लिए खतरे हैं, ठीक है ना। तो इस पर हम इसे समझना होगा। इसके बाद विभिन्न सुरक्षा बल और संस्थाएं तथा उनके मैंडेट, उनके अधिदेश। हमारे देश में कितने तरह के सुरक्षा बल हैं, यहाँ से क्वेश्चन मेरे ख्याल से 2020 में भी पूछा गया था, उसके पहले भी पूछा गया था, ठीक है। तो विभिन्न सुरक्षा बलों की बात करें, कौन कौन सी संस्थाएं हैं सुरक्षा से संबंधित और बेसिकली उनका काम क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, ये समझना है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन हर साल नहीं आते हैं, इसके लिए आपको नज़र रखनी पड़ती है करंट अफेयर पे। अगर इस तरह का कोई मामला बहुत चर्चा में, जैसे 2020 में जब पूछा गया तो उसके पहले ये बातें काफ़ी चर्चा में थी, खासतौर से असम के आसपास के क्षेत्रों में, ठीक है। तो वहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ये है आपका सिलेबस, बस इतना ही है। अब आपको खुद तय करना है कि आप इसे पढ़ रहे हैं या कुछ और पढ़ रहे हैं। ये सिंपल सी चीज़ है, अपने आप से रोज़ पूछिए। जब आप कोई किताब उठा रहे हैं मेंस के लिए चाहे प्रीलिम्स के लिए, तो अपने आप से पूछिए कि मैं पढ़ क्या रहा हूँ, पढ़ क्या रही हूँ। अगर सिलेबस में वो चीज़ नहीं है तो थोड़ा सा आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि सिर्फ पढ़ाई करना है कि सिलेक्शन भी चाहिए। अगर सिलेक्शन चाहिए तो वापस आइए और सिलेबस पढ़िए। हाँ, सिलेबस पढ़ते समय कभी कभी कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो मेन मुद्दे को समझने के लिए ज़रूरी होते हैं, उन्हें आप पढ़िए, उन्हें समझिए, ज़रूरी है, अच्छा है, वो इसी का हिस्सा है। लेकिन बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ही चीज़ें हैं, अच्छे से पढ़ेंगे, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है जी। तो बस इसमें इतना ही है। कल या हो सकता है आज ही शाम तक आपको 4th पेपर का सिलेबस मिल जाएगा और इसकी PDF नोट वीडियो आने के बाद मैं ग्रुप में दे दूंगा। और कल तो पक्का आपको लिस्ट मिल जाएगी, मेंस की लिस्ट मिलेगी कि हम मुख्य परीक्षा के इन टॉपिक्स को फ़िलहाल कवर करने जा रहे हैं। उसमें हो सकता है आगे और संशोधन हो और नए नए टॉपिक जोड़े जाए, ठीक है। तो बस इसमें इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।